वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी के लिए फाइनली कुछ अपडेट मिला है आयोग की तरफ से। आयोग ने कंफर्म किया है कि इसकी वैकेंसी जल्द आ सकती है और उत्तर प्रदेश रोजगार के इस ट्विटर हैंडल में बताया गया था कि अगस्त माह में आने वाली है। अगस्त माह नहीं भी तो सितंबर प्रथम माह में या फिर सितंबर माह के मिड में हमको निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ओटीआर भरने के लिए आयोग ने कहा था। ये बात कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी। फाइनल क्रैश कोर्स हमने अपना यहाँ पर शुरू किया है। 5 अगस्त से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर अभी भी आपने कोई तैयारी नहीं की है आरओ की, तो हमारे इस मॉड्यूल वाले पेड कोर्स से जुड़ करके, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी एक साथ मिल जाएगी शुरुआत में, इससे जुड़ करके पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप हमारे बैच के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। सभी सदस्य आ चुके हैं 5 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पेड बैच में। तो आपको बता दी जाए कि यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। ये वही वीडियो है, आपको शुरू से आखिर तक देखना है। बहुत ज़रूरी बातें इसमें आरओ प्रिपरेशन के बारे में बताई गई हैं। सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं यूपीपीएससी आरओ 2023 में आपका चयन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है। कई जगह आप सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। ये आपका 2 स्टेज का एग्जाम है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, 2 स्टेज का एग्जाम है। इससे पीटी कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कुछ लोग इसको पीटी से क्यों जोड़ रहे हैं। पीटी जो है अलग संस्था कराती है, यूपीएससी, उसका यूपीपीसीएस से कोई लेना देना नहीं है। यूपीपीसीएस का एग्जाम है। ये 2 स्टेज वाला एग्जाम है। पहला स्टेज होगा प्रीलिम्स, जिसकी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस ग्रुप में आपको प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कराने वाले। जिन लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा का बैच ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने मेन्स का किया, उनको मेन्स कराया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना है। देयर इज नो इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका जो रैंक बनता है वो मेंस के मार्क्स पे बनता है। अब सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपकी नोटिफिकेशन आने के 2 मंथ बाद जनरली हो जाती है। अभी ओटीआर सिस्टम आ गया तो देखते हैं कितने मंथ बाद लेते हैं, लेकिन ओटीआर करने के लिए कह रहे हैं। ओटीआर के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ज़्यादा डिटेल भरनी नहीं होती है। तो जो भी हमको टाइमलाइन देखने को मिलेगी परीक्षा की, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है 6 से 7 लाख लोग भरेंगे निश्चित तौर पर। 300 पोस्ट भी आए तो 6 से 7 लाख लोग इसके लिए भरेंगे और इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। 8 लाख लोग तक भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी लेट हुई है। तब तक और भी लोग एलिजिबल हो गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले होगी। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सामान्य अध्ययन का, ठीक है। इसमें 140 प्रश्न होते हैं, 140 अंक होते हैं और इसी में रीजनिंग का भी शामिल होता है। एक सेकंड पेपर होता है, ये 1 घंटे का होता है, हिंदी पेपर। इसमें 60 प्रश्न होते हैं, 60 अंक होते हैं और 6 टॉपिक इसमें होते हैं, ठीक। तो ये 200 नंबर में से आपका फिर कट ऑफ बनता है। 200 नंबर में से जो कट ऑफ बनता है वो पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनता है, ठीक है। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिवीज़न होता है। आशा ये है कि जैसे कई सारी पोस्ट आएंगी, पोस्ट आ आएगी, पोस्ट बा आएगी, पोस्ट सा आएगी, डा आएगी। आशा है कि पोस्ट आपकी आ सकती है समीक्षा अधिकारी हिंदी की, समीक्षा अधिकारी उर्दू की, समीक्षा अधिकारी सचिवालय की, समीक्षा अधिकारी ये, समीक्षा अधिकारी उस विभाग में, समीक्षा अधिकारी इस विभाग में, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की आएगी। उसमें फिर अकाउंट्स की वैकेंसी होती है। तो उसमें अलग अलग कट ऑफ निकलता है। पोस्ट वाइज कट ऑफ आता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है। 200 में से पोस्ट वाइज डिटेल्ड कट ऑफ निकलेगा। जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी प्री का फॉर्म भरते समय, उसमें से मान लीजिए आप आरओ और एआरओ दोनों के लिए एलिजिबल हैं और कट ऑफ भी यहाँ पर आरओ एआरओ दोनों का क्लियर कर रहे हैं। फिर आप दोनों तरह की पोस्ट के लिए मेंस के लिए फाइट करेंगे। और इसमें ध्यान रहेगा आपको कि 300 मान लीजिए पोस्ट आती है। मैं 300 इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है 300, मैं चाहता हूँ 600 आए, 3000 आए, उससे नहीं मतलब है। जितनी पोस्ट आएंगी, जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, उनका यहाँ पे गुणा किया जाएगा 15 से। ऐसा ये है कि मान लीजिए पद अगर 400 रहते हैं तो यहाँ पर कितने लोग मेंस लिखेंगे? 6000 लोग। तो इस तरीके से 6000 लोग फिर आपका मेंस लिखेंगे। मेंस में क्या होगा? मेंस में यहाँ पे कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ 2 पेपर होते हैं। इसमें हिंदी का एक पेपर होता है, 60 अंक इसमें होते हैं, लेकिन प्रश्न इसमें रह जाते हैं 30 प्रश्न रह जाते हैं, 60 अंक रह जाते हैं। टॉपिक भी एक हट जाता है, पर्यायवाची वाला 5 टॉपिक रह जाते हैं। यही टॉपिक जो आपके प्री में पूछे गए थे, वही सारे टॉपिक जो है मेंस में भी आते हैं, पर्यायवाची का हट जाता है उसमें। फिर सामान्य अध्ययन का पेपर होता है 120 अंकों का, 120 प्रश्नों का, 120 अंक 120 प्रश्न, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद 2 यहाँ पे लिखित पेपर होते हैं। लिखित पेपर यहाँ पर परंपरागत हिंदी का होता है, ये होता है 100 अंकों का, और ये लिखित पेपर होता है, ठीक है। मेंस का ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको तैयारी कराई जाएगी परंपरागत की और निबंध की। निबंध इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं आप। निबंध हिंदी निबंध है। हिंदी निबंध नाम से पता चल रहा है कि इसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, उर्दू में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो 120 अंकों का ये होता है, 120 अंक। तो 120 अंक इधर, 100 अंक उधर, और इधर हो गए आपके दोनों वस्तुनिष्ठ मिला करके 180।
180 अंक, तो 180, 120 और 100 की कुल मिलाकर हो गए 400। तो 400 अंकों पर आपका रिजल्ट आता है, ये फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, ARO पद के लिए लोग भरते हैं उनकी टाइपिंग भी हो जाती है, पहले ही रिजल्ट से पहले टाइपिंग हो जाती है आपकी। और जो कुछ हिंदी समीक्षा अधिकारी, उर्दू समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं उनके लिए एक 5th पेपर भी होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और सिर्फ कुछ ही लोग उसको देते हैं। जो लोग समीक्षा अधिकारी हिंदी या समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए एलिजिबल होते हैं, सिर्फ वही लोग देते हैं उसको। 400 अंकों में से फिर आपकी मेरिट बनती है। इसमें जो न्यूनतम निर्धारित अंक अगर आप लाते हैं तो फिर आपको पोस्ट मिलती है। तो ये इस तरीके से पूरा आपका गेम होगा। यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराने वाला है शुरू से आखिर तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, सर कई बार क्लियर कर चुके हैं, समीक्षा अधिकारी पदों के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी पद के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, मतलब सामान्य रूप से ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। जो अन्य पद आने हैं सहायक समीक्षा अधिकारी को, उसमें पहले O लेवल डिप्लोमा मांगा जाता था। ठीक है, O लेवल कोर्स मांगा जाता था, लेकिन पूरा विवाद उसी को लेकर था। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, हमको क्लैरिटी नहीं है क्या उसमें समकक्ष माना है क्या नहीं माना है। तो वो नोटिफिकेशन आने पता चलेगा, ये बात हम उन पर छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे प्रिपरेशन की ओर। तो हमने बात कर ली पैटर्न की, अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या पूछेंगे आपसे, GS में क्या पूछेंगे हिंदी में। सिंपल यहाँ पे लिखा है 2 पैराग्राफ में, ये 10 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। 140 में, 140 पूर्णांक में, 140 प्रश्नों में ये 10 पॉइंट पूछे जाएंगे, जिसमें एक सामान्य बौद्धिक क्षमता का है, यानी कि इसमें रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। 12 से 13 से लेकर आपके 14 तक प्रश्न हो जाते हैं एक पेपर में। ठीक है, तो 10% पार्ट ये है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे आधारित है, इसको लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए PYQ ही कई बार सफिशिएंट होते हैं। अगर आप मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, तो उतनी आपको दिक्कत होती रही है, मैक्सिमम सवाल आप वैसे सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्विज ग्रुप में काफ़ी सारी प्रैक्टिस हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे सामान्य बौद्धिक क्षमता के, उनको लगाइएगा। और सबसे ज़रूरी है PYQ आप सॉल्व करिएगा, इसी से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी बचे पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसको हम लोग आजकल करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। यही आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस दे दिया है उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी बचे जो पॉइंट हैं उनको हम लोग 100 मॉड्यूल्स में कवर कराएंगे। 100 मॉड्यूल में जो डेली एक एक करके अपलोड होंगे, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार और भी पहले से पढ़ रहे हैं, वो मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके लिए सब्जेक्ट वाइज PDF का प्रबंध कर दिया गया पहले ही। सब्जेक्ट वाइज PDF का पहले ही प्रबंध कर दिया गया है। आप सब्जेक्ट वाइज PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज में क्या अंतर है, कई लोग पूछते हैं, कोई अंतर नहीं है। मॉड्यूल में जो भी कंटेंट है वो सब्जेक्ट वाइज में ऑलरेडी है। सब्जेक्ट वाइज PDF क्या है, सब्जेक्ट वाइज PDF पहले दे दी हमने आपको, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और जितने भी पॉइंट लिखे हैं, UPG के और कमिटीज़ की PDF, मिसलेनियस की PDF, वो एक साथ हमने दे दिया। ठीक है, आप इन्हीं सब्जेक्ट वाइज में से टुकड़ों में, ठीक है, पार्ट मॉड्यूल को क्या मान सकते हैं आप, इसी सब्जेक्ट वाइज के टुकड़े मान सकते हैं, 100 टुकड़े, तो डेली हम लोग अपलोड करके देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली अपना शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, उनको चाहिए रहता है कि उनको एक PDF दे दी जाए, वो उसी को पढ़ लें। ठीक है, तो मॉड्यूल ऐसे लोगों के लिए है। तो मॉड्यूल और सब्जेक्ट वाइज में कोई अंतर नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज में कंटेंट है वो मॉड्यूल वाइज में है। ठीक है, कुछ लोग जो है मॉड्यूल वाइज पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज। कई लोग पूछते हैं कोई एक ही तरीका बताइए, अब दोनों नहीं पढ़ना चाहते। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज PDF का, जैसे कुछ लोग प्रिंट लेते हैं, तो अगर आपको प्रिंट लेना है तो सब्जेक्ट वाइज PDF का आप प्रिंट ले लीजिए। डेली जो मॉड्यूल आएगा उसमें जो पेज नंबर मार्क किए गए होंगे उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिए मॉड्यूल वाइज देख के। मॉड्यूल नहीं प्रिंट कराइए, मॉड्यूल वाइज देख के आप सब्जेक्ट वाइज अपने प्रिंट से पढ़ लीजिए। क्योंकि कई लोग प्रिंट के लिए बार बार पूछते हैं, तो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप सब्जेक्ट वाइज PDF प्रिंट कराते हैं तो आपको मॉड्यूल वाइज PDF को प्रिंट कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिलेबस ये दिया गया है, सिलेबस में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये कई बार आप लोग देख चुके होंगे। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है, सबका आपको कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम दे रही है, दे चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको मिल चुका होगा। फर्दर कुछ अपडेट वगैरह इसमें आपको मिलेगा एग्जाम तक, जो जरूरी होगा। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट में दिया जाएगा, या सारा अपडेट जो है 30-40 पेजेस से ज़्यादा नहीं होगा। तो मेन कंटेंट आपको मिल चुका है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम ज़्यादा बाकी है नहीं। उत्तर प्रदेश रोजगार नाम से जो ऑफिशियल उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है, वो लोग तो अगस्त में ही कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में भी आता है, तो लगभग हमारे पास कितना समय बच रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। लेकिन नोटिफिकेशन आया था तो इसमें साफ तौर पर कहा गया था इस अगस्त माह में कि जो अपर निजी सचिव और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संभावित है। ठीक है, ये कभी अलग से नहीं लिखा जाता है महत्वपूर्ण नोट, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जिससे लोगों को पता रहे और अपना OTR वो समय से करा लें। तो रूपांत परिदृश्य हमको ये कहता है कि 25 दिवस हमको अगस्त के निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 अगस्त है, इधर के 25 दिन हमको 26 दिन मिल जाएंगे। सितंबर 30 तारीख तक हमको निश्चित तौर पर समय मिलेगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन 1 तारीख को भी आता है तो आपको 30 दिवस करीब मिलना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब OTR सिस्टम आ गया तो हो सकता है कम दिवस मिले, 15 ही दिवस मिले, क्योंकि OTR में सारा जानकारी पहले से ही होती है। तो अभी हम वो सब नहीं स्पेकुलेट कर रहे हैं। 30 दिवस आपको अक्टूबर के जरूर मिलेंगे, नवंबर के जितने दिन आपको रिवीजन के लिए मिल सकते हैं वो। तो अभी भी आप पूरे मॉड्यूल हमारे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो है रिवीजन कर सकते हैं। सब कुछ स्ट्रैटेजी, डेली कैसे पढ़ना है, मॉड्यूल कैसे रिवाइज करना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, सब कुछ अभी एक एक करके मैं समराइज कर दे रहा हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि समय अभी भी है, ऐसा नहीं सोचिए कि बिल्कुल समय जा चुका है। अभी भी आपको 100 दिवस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है,
जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक का टाइम आपके पास खूब है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी निश्चित तौर पर कुछ समय आयोग जरूर देगा। हमारा पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर आप डेली 6 घंटे देते हैं, डेली 6 घंटे अब देना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो 60 से 65 दिवस में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और संपूर्ण रिवीजन के लिए 30 दिवस पर्याप्त होंगे। और हमारे क्विज प्रैक्टिस रिसोर्सेज ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे इन सबको कंप्लीट करने में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आरओ प्री के साथ हमारा मेंस का बैच भी आज ही शुरू हो रहा है, तो मेंस बैच वालों को बता दूं कि प्रीलिम्स पर ध्यान देना जरूरी है आपको। हालांकि प्री मेंस का सिलेबस में काफ़ी कुछ कॉमन है, जैसे आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखें जीएस का तो एकदम कॉमन ही है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं जीएस तो आपका मेंस का भी तैयार हो रहा है। जो कन्वेंशनल हिंदी है जो कि केवल मेंस में रहेगी, कन्वेंशनल हिंदी और एसे, इसकी अभी हम कुछ कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मेजर पोर्शन आपको जो है प्रीलिम्स पर ध्यान देना चाहिए अभी, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी टफ स्टेज है। प्रीलिम्स में 8 लाख लोग भरेंगे, 7 से 8 लाख लोग इसमें फिलअप करेंगे। अपीयर कितने होते हैं वो सब बात की बात है, लेकिन काफ़ी लोग इसको फिलअप करेंगे। वैकेंसी जो भी होगी, वैकेंसी के 15 गुना ही लोग लिए जाएंगे, 15 गुना लोग ही मेन्स लिखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी प्रीलिम्स पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे भी जब नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है, तब फिर प्रीलिम्स का ही पढ़ना होता है। हालांकि इसका सिलेबस कॉमन है तो आपको मेंस में फ़ायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव हिंदी कॉमन है इसमें पूरी, ठीक है, बल्कि पर्यायवाची का एक टॉपिक हट जाता है उसमें, और आपका ऑब्जेक्टिव जीएस भी कॉमन है। ठीक, तो ये इससे आपको फायदा मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कराएंगे नहीं प्रीलिम्स तक, मेंस में कुछ टास्क आपको मिलते रहेंगे जिससे आपका ओवरव्यू क्लियर होता रहे। तो आपको 6 घंटे प्रीलिम्स में हर हाल में देने हैं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। ठीक है, बाद में अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं मेंस के लिए तो वो आपका एडिशनल होना चाहिए। 6 घंटे आपसे प्रीलिम्स में आपको देने ही देने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आरओ की पोस्ट जरूर क्लरिकल लेवल की है। ठीक है, इसकी ग्रेड पे वगैरह सब देख लिया होगा आपने, वो सब आपको पता रहता है जब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो है क्लरिकल लेवल का एग्जाम नहीं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। बहुत लोगों ने आपको आगाह भी किया होगा कि इसका पेपर जो है यूपीपीसीएस के समतुल्य आता है, उससे कमतर आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं यूपीपीसीएस अपर के पेपर में प्रीलिम्स में और आरओ पेपर में, वो अलग फ्लेवर है, वो अलग फ्लेवर है, लेकिन कठिनाई का स्तर बिल्कुल छूता है उससे। कठिनाई का स्तर कमतर नहीं मान सकते हैं। ये कोई लिपिक स्तर का पेपर नहीं है, ये जूनियर असिस्टेंट लेवल का पेपर नहीं है, ये किसी अन्य विभाग में किसी क्लरिकल लेवल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी आपको यहाँ पर मेहनत देनी पड़ेगी। 6 घंटे का संकल्प यहाँ पर लेना जरूरी है। अगर आप वर्किंग हैं, सरकारी पोस्ट में हैं, तब भी 5 घंटे अभी यहाँ पर अपेक्षित हैं। 5 घंटे से कम अगर निकालने का सोच रहे हैं तो आप रिस्क कर रहे हैं फिर। ठीक है, रिस्क फैक्टर है वहाँ पर। पूरा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप पुराने खिलाड़ी हैं, वेटरन प्लेयर हैं, जो भी हैं आप, उससे नहीं मतलब है। आजकल ट्रेंड बदल रहा है और सभी को जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, आपकी हिस्ट्री अच्छी हो सकती है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो सकती है, आपका भूगोल, इतिहास, आपके करंट अफेयर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल इसमें एग्जाम निकालने के लिए जुटना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं इसमें, आपको इसमें अपने हार्डवर्क को बैक करना होगा। ठीक है, मेहनती छात्र का यहाँ पर स्कोप ज़्यादा रहेगा इंटेलिजेंट छात्र की अपेक्षा, मैं अभी भी यही कहूँगा। वो सुनहरा समय काश वापस आ जाता जब 2-3 किताबें पढ़ के परीक्षा निकल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, आयोग इस पे फोकस ही नहीं कर रहा है। जो दो तीन किताबें या फिर 6 या 7 किताबें भी आपको बता रहे हैं, वो किताब से परीक्षा नहीं निकलेगी। किताब से परीक्षा तब निकलती थी जब इंटरनेट का दौर नहीं आया था, 2014-15 पहले, जब किताबों से हो जाता था। लेकिन अब इंटरनेट के दौर में सिर्फ रील नहीं बनती इंटरनेट से बनेंगे पेपर। ठीक है, तो मतलब कई तरीके की जानकारी जो है आपसे पूछना चाहेंगे एग्जाम में। इसके लिए आपको फिक्र नहीं करना है। जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमारा रिसेंट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से ही होता है। जो आजकल प्रश्न पत्र बन रहे हैं, जिस हिसाब से पीवाईक्यू से मिलते जुलते जैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, वो भी हम कवर करेंगे, और जो नए प्रश्न बन रहे हैं वो भी इसमें कवर करेंगे। क्विज ग्रुप इसीलिए आपको दिया गया है क्योंकि कई सारे हमने देखे हैं कि पेड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पर फोकस कर रहे हैं। हिंदी में पीवाईक्यू करा रहे हैं, जीएस में पीवाईक्यू करा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए। पीवाईक्यू से कितना आ जाएगा भाई? 4 क्वेश्चन आ जाएंगे 140 में, 5-6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, लेकिन उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा। ठीक है, कट ऑफ निकलेगा आपको ओवरऑल सिलेबस को कवर करने से। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, वो तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सिलेबस बहुत बड़ा है आरओ का, इसमें हिंदी भी शामिल है, पूरी जीएस भी शामिल है, यूपीपीसीएस लेवल की, करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के लिए हमने फोकस किया है। इस बैच में अगर आप आएँ तो इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। हमारा कुछ ग्रुप काफ़ी पहले से चल रहा है और इसका फ़ायदा आपको लेना है जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। आपको क्वेश्चन अपलोड होने का वेट नहीं करना है। 8-9 हज़ार क्वेश्चन जो है हिंदी के हो चुके हैं, आपके 4-5 हज़ार क्वेश्चन जीएस के हो चुके हैं, तो इनका लाभ लीजिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए। कैसे करना है अभी मैं बता रहा हूँ, मॉड्यूल के साथ करना है कि कैसे करना है अभी सभी नीचे बताया जा रहा है। और करंट अफेयर के लिए बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर जो ग्रुप में दिया गया वही सफिशिएंट है। कोई भी डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आरओ के लिए सब करना ही नहीं, कोई मैगजीन आपको नहीं पढ़ना है। जो भी यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिया गया है वो सारे जो भी मतलब सिलेबस में पॉइंट्स लिखे गए हैं सबको हमारा कंटेंट कवर कर लेता है ऑलरेडी। ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, वो आपने सैम्पल मटेरियल देख ही लिया होगा और हमारे पुराने सिलेक्शन देख लिए होंगे।
फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कभी जो है घमंड में नहीं रहता है। हमारे लिए हर एग्जाम चैलेंज है। हमने भले ही 2021 वालों के बहुत सिलेक्शंस कराए हों, लेकिन हम अभी भी जो है लगातार सुधार की ओर हैं। हम लोग लगातार पता करते रहते हैं किस तरीके से कंटेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, किस किस तरीके से नए क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जा रही है। आप भले ही जो है आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे, हम आयोग के सारे पेपर देखते हैं जिसमें जीएस आती है कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या फैक्ट यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो हमारा रिसर्च जो है और आपकी मेहनत मिल करके दोनों आप जो है पोस्ट ले सकते हैं, चाहे कितनी भी कम या ज़्यादा पोस्ट आ जाए। अगर आप जैसा यहाँ पे बताया जाएगा, जो यहाँ पे बताया जाएगा वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर प्री का कट ऑफ निकाल सकते हैं। अब पढ़ाई के लिए दिया क्या क्या गया है। करंट अफेयर सबसे पहले बात कर लेते हैं। करंट अफेयर हमने जो है जनवरी 2023 से आपको जुलाई 2023 तक का एक साथ दे दिया है। फिर अगस्त माह का करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। सितंबर माह का करंट अफेयर आ जाएगा और अक्टूबर माह का करंट अफेयर आपको आ जाएगा। और जब भी एग्जाम होगा उससे हम पहले 20 दिवस पहले का करंट अफेयर आपको करा देंगे, क्योंकि 20 दिवस पहले तक का पूछे जाने की संभावनाएं होती है यूपीपीसीएस में। तो वो करंट अफेयर आपको करा दी जाएगा। अभी आप जो है जनवरी 2023 से जुलाई 2023 का पढ़ना शुरू कर सकते हैं। डे वाइज मॉड्यूल मिलेगा। जो 8 टॉपिक है वो जो है डेली मॉड्यूल वाइज आपको 2-2, 3-3 टॉपिक मिक्स होकर के मिलते रहेंगे, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। वर्किंग लोग हैं, हाउसवाइफ लोग हैं, वो मॉड्यूल पर जा सकते हैं। मॉड्यूल में आपको अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ेगी कि आज ये बुक उठाना है, आज ये जो है नोट्स उठाना है, फिर कैसे उसको मैच करना है। एक मॉड्यूल आएगा, उसको आप पढ़ते जाइए, करंट अफेयर पढ़ते जाइए, हिंदी की पीडीएफ पढ़ते जाइए। डेली 6 घंटे का शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस अगले 100 दिवस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और सारा मटेरियल भी एक साथ दे दिया गया है। जो लोग अलग से कहीं से पढ़ रहे थे, आपको सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए था, तो आपको एक साथ दे दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज मिसलेनियस पीडीएफ अभी तक अपडेट करके दे दी गई है, उसको आप अपने हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते रहिए। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, जीएस सेम रहती है, समान हिंदी में जो है 12-12 अंक के एक टॉपिक हो जाते हैं। टॉपिक यहाँ पे 5 रह जाते हैं, पर्यायवाची हट जाता है, प्रश्न यहाँ पर 30 रह जाते हैं। वो लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ प्रीलिम्स में कितना जाता है इसको देख लेते हैं। 2021 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, मतलब जो लास्ट आरओ का अभी तक का जो एग्जाम हुआ है 5 दिसंबर 2021 को हुआ है, अगर आपको याद हो। ये लास्ट आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम था। इसका कट ऑफ अभी यूपीपीसीएस ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसको कर देना चाहिए था। एग्जाम से पहले शायद कर भी देंगे, तो ये अभी आया नहीं है हमारे पास। जो ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से 2016 री एग्जाम का कट ऑफ अवेलेबल है। ये 2016 लिखा जरूर है, लेकिन इसका पेपर जो है इस सितंबर 2020 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट हमारे पास अवेलेबल कट ऑफ है। 129 यहाँ पर कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का गया था समीक्षा अधिकारी पोस्ट के लिए। मतलब ये अधिकतम कट ऑफ गया था जो पोस्ट में, मतलब मेंस लिखने के लिए जो अधिकतम कट ऑफ गया था वो ये था। इसके अलावा कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कम भी था, लेकिन ये 129 कट ऑफ अभी तक का लेटेस्ट गया है। अच्छा, ये कट ऑफ जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घबराइएगा मत, ये तब का है 2013-14 का, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और पेपर भी काफ़ी सरल आया करते थे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एग्जाम के लिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम ये वाला इक्वेशन आपको रखना है, हिंदी में 55, समान हिंदी में, और जीएस में 85 से 90 के बीच। ये वाला आपको टारगेट रखना है, तब कहीं जाकर हम आराम से कट ऑफ क्लियर करने की उम्मीद कर सकते हैं। आरओ पोस्ट हो, आरओ पोस्ट हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये वाला टारगेट अगर आप रखेंगे, क्योंकि टारगेट हमेशा बड़ा रखना होता है। अगर आप इससे 4-5 नंबर या कह लें 10 नंबर पीछे रह जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे आराम से। और अप्रोच रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तल्लीनता से। 55 लाए जा सकते हैं। लोगों ने जो है 58 तक नंबर स्कोर करे हुए हैं पास्ट में। कोई यहाँ पे जो है मैं आपको जादुई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, 55 लाए जा सकते हैं। जीएस में भी आप हमारे कंटेंट से पढ़ेंगे तो लाए जा सकते हैं, चाहे जितना पेपर टफ आ जाए, ईजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए। तो हमारा टारगेट रहेगा 85 से 90 जीएस में और 55 हिंदी में। हिंदी में 55 बिल्कुल लाए जा सकते हैं, बशर्ते जो पीडीएफ हमने हिंदी की दी है उसको आप अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, सिर्फ वही पापा वीडियो देखिए, अदरवाइज आप पीडीएफ से सब कुछ समझ जाएंगे। बाकी हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जिन लोगों के पास डिस्कशन ग्रुप है, फुल पेड ग्रुप जिन लोगों ने लिया है, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट। सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके कई बार वीडियो से डाउट बताया जाता है, ऑडियो से डाउट बताया जाता है, विभिन्न माध्यम से डाउट सॉल्व किया जाता है डिस्कशन वाले ग्रुप में। तो मैं कह रहा था कि पापा वीडियो की मतलब जो हिंदी के पापा वीडियो हमने बनाया था उसकी पीडीएफ अपडेट करके हमने दे दी। अपडेट का मतलब अभी हाल में जो एग्जाम हुए हैं जिसमें हिंदी के कुछ नए शब्द पूछे गए हैं या फिर नए पर्यायवाची या नए विलोम पूछे गए हैं, उसको शामिल करके इस पीडीएफ में आपको दे दिया है, जो आपको ग्रुप को ज्वाइन करते ही मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, पेजेस किसी बुक से कम हैं, और प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस इसमें भी दिए हैं। क्विज ग्रुप में मैंने बताया 8 से 9,000 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं हिंदी के। अगर आप ये 8 से 9,000 क्वेश्चंस लगा ले गए और हिंदी की पीडीएफ को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 55+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आई रिपीट, आपको 55+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है, और पिछली बार भी कई लोग लाए थे। बाकी जीएस में अगर आप मॉड्यूल वाइज अध्ययन करते जाएंगे या फिर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से आप पढ़ते हैं और अच्छे से तरीके से रिवीजन पे फोकस करते हैं, हमारी सारी पेड क्विज सॉल्व करते हैं जीएस की और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो ये भी अचीवेबल है। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, इससे आपको प्रायोरिटी सेट करने में आसानी होती है कि इससे क्या क्या आता है। हिस्ट्री से यहाँ पे 21 क्वेश्चन आए थे 2021 का, ये प्रीलिम्स वाला पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, इधर 25 क्वेश्चन आए थे जो 2020 में पेपर हुआ था आरओ का री एग्जाम 2016 वाला, जिसमें 19 आए थे हिस्ट्री से।
इसके बाद पॉलिटी से 7 प्रश्न, 10 इधर, और इकोनॉमी से 7 इधर, 9 इधर। इकोनॉमी में भी ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, स्टैटिक के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए भी पीडीएफ हमने दी है, उससे आप कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ। बहुत ज़्यादा कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, मोटी मोटी इकोनॉमी के लिए सब यहाँ पे पीडीएफ से कवर हो जाएगा, और जो करंट अफेयर में बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स दिए हैं उससे कवर हो जाएगा। आपका एग्जाम इसी साल होना है, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे के इसी साल के नोट्स आपके काम आ जाएंगे जो हमने ग्रुप में दिए हैं। फिर आपका साइंस के यहाँ पे 11 प्रश्न, इन्वायरमेंट के 4 प्रश्न, यूपीजी के 13 प्रश्न, रीजनिंग के 13 प्रश्न, करंट अफेयर के 23 प्रश्न, मिसलेनियस के 21 प्रश्न, आर्ट कल्चर के 2 प्रश्न, एग्रीकल्चर के 4 प्रश्न। इस तरीके से रिसेंट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है। आरओ का जो मेंस हुआ था लास्ट एग्जाम 2022 में अप्रैल में हुआ था, इसी का मेंस जो हुआ था इसमें भी लगभग इसी तरीके का पैटर्न देखा गया था। तो इसी हिसाब से हमारा कंटेंट भी है, जो सबसे ज़्यादा आता है उसके पेजेस थोड़े ज़्यादा होंगे, जो सबसे कम पूछा जाता है उसके नंबर ऑफ पेजेस सब्जेक्ट के कम होंगे। तो इस तरीके से 145 प्लस का हमको टारगेट रखना है, तब कहीं जाकर के हम कट ऑफ के रेंज में अचीव कर पाएंगे नंबर, और आराम से मेंस के बारे में सोच सकेंगे। कट ऑफ चाहे जितना भी जैसा भी रहे, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस साल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वैकेंसी आने का वेट कर रहे थे। क्विज ग्रुप में जो क्वेश्चन हमने बताया वो तो है ही। जो टेस्ट सीरीज हमारी होगी 21 अक्टूबर से यहाँ पर हमने शुरू किया है, और इसको फिनिश किया जाएगा 25 नवंबर को। लेकिन फिर यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर किसी भी तरीके से एग्जाम डेट इन डेट्स के पहले आ जाती है या इन डेट्स के करीब आती है, तो टेस्ट सीरीज को प्रीपोन किया जाएगा, उसको पहले कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम की डेट से 10 दिवस पहले आपके सारे टेस्ट हो चुके होंगे, इससे आश्वस्त रहिए आप। 10 दिवस पहले आप सारे टेस्ट दे चुके होंगे, कोई भी एग्जाम डेट हो। ये टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जीएस के 10 टेस्ट होंगे, हिंदी के यहाँ पे 6 टेस्ट होंगे जिसमें 50 सवाल होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जीएस के 140 सवाल वाले, और हिंदी के 10 टेस्ट होंगे यहाँ पे 60 सवाल वाले। तो जैसे मैंने बताया था, अध्ययन का 20% भाग आपको डेडिकेट करना है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए ये सब हमने दिया है, यही सफिशिएंट है। पीवाईक्यू भी हमने दिया है, प्रीवियस ईयर का महत्व है, और पीवाईक्यू जितने हमने दिया है वो सफिशिएंट होंगे। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस ग्रुप में हमने कोई बुक आपको नहीं रिकमेंड की है, सब सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए हैं। पहली बात तो बुक पढ़ने का आप समय नहीं रहा, या आपको पिछले साल से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था अपने तथ्य क्लियर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर तथ्यों की बात होगी, तथ्य ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, और जो जितने तथ्य तैयार कर पाएगा वही जो है कट ऑफ के पार निकलेगा। ठीक है, तो हमने बुक्स भले ही नहीं दी है, लेकिन जो भी जरूरी है आरओ के लिए सिलेबस के अनुसार जो भी जरूरी है सब हमने शामिल किया है। ठीक है, बुक की ना हम बुराई कर रहे हैं, ना हम बुक को डिमीन कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि अब जो है मोटी मोटी बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो समय नहीं है, अब नोटिफिकेशन आने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है उसी पर आपको रिलाई करना है, उसी को पढ़ना है। डेली कैसे पढ़ना है अभी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के आखिरी हिस्से में, लेकिन जो जैसा यहाँ पे दिया गया है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ पर कट ऑफ निकाल सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, पैटर्न तो कुछ ऐसा बदला नहीं, ट्रेंड बिल्कुल बदलता रहता है। कभी जो है करंट से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, कभी स्टैटिक से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। जिस प्रकार जैसा भी प्रश्न पत्र बन सकता है उसके लिए हमने अपने स्टडी मटेरियल को तैयार किया है। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो किसी भी विधा का पेपर बन जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, और कट ऑफ भर का सॉल्व कर सकेंगे। 100% ना आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं एग्जाम में, ना करने की आवश्यकता होती है, और 100% क्वेश्चन सही किए बिना आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ के लिए जितना जरूरी है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट और ये हमारी गाइडेंस आपको करा देगी एग्जाम में। कोई भी लाइव क्लास का सपोर्ट हम लोग देते नहीं है। वीडियो जो भी बनता है किसी भी स्टडी मटेरियल पर, जैसे हमने कमिटीज़ की पीडीएफ दी है अपने पेड ग्रुप में, तो उस पर वीडियो बनेगा तो वो फ्री रहता है। ठीक है, अगर हमने गवर्नमेंट स्कीम को पर वीडियो बनाया तो वो फ्री रहता है। हालांकि लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम अपडेट करके आपको पेड ग्रुप में मिल गया होगा। आशा क्या है कि कोई भी आपको डाउट होता है तो उसके लिए डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, तो आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सिलेबस से एसोसिएटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और अब एग्जाम नज़दीक है तो दिन रात का सपोर्ट आपको दिया जाएगा, आप सुबह से रात तक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, सिलेबस से एसोसिएटेड, आरओ के कंटेंट से एसोसिएटेड, और सिलेबस में किसी पॉइंट संबंधित, किसी भी फैक्ट से संबंधित कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं ग्रुप में। तुरंत वहाँ पर एडमिन आपको रिप्लाई करेंगे। आपको ये सुनिश्चित करना है कि पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर लें। टेस्ट सीरीज अपने समय पर होगी। पेड क्विज में जो भी अपलोड किया गया है उसको आप अटेम्प्ट करें। कुछ क्वेश्चंस जो है पहले के अपलोड हैं, तो करंट अफेयर जो है थोड़ा सा पुराना भी अपलोडेड है, 2022 के भी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 2023 जनवरी से शुरू हैं उनको आप वहाँ पर लगाइए। जनवरी 2023 से पहले क्वेश्चन अब आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब दो तरीके से आप अपना डेली टेंटेटिव शेड्यूल बना सकते हैं। या आपका कम से कम अब 6 घंटे स्टडी में जाने चाहिए। ठीक है, और उसमें भी 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस पे तो जाना ही चाहिए। 6 में से 1 घंटा आपको प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए क्विज ग्रुप सफिशिएंट है, बहुत सारे सवाल वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, और उनको कवर करने के लिए भी आपको 1 घंटा डेली तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 घंटे शेड्यूल आप बना सकते हैं। मॉड्यूल वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो एक मॉड्यूल जो आएगा आपके PDF में
PDF फॉर्म में जो मॉड्यूल आएगा, एक मॉड्यूल पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। कोई मॉड्यूल बड़ा हो सकता है तो उसमें आप मान लीजिए अधिक से अधिक 1.5 आवर, 1.5 घंटा लग गया, ठीक है। हिंदी आपको कंपलसरी तौर पर पढ़ना ही है, चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे सब्जेक्ट वाइज, 30 मिनट, और करंट अफेयर आपको पढ़ना है 40 मिनट। 40 मिनट अगर मेरे हिसाब से अगर आप 10-12 दिवस भी देते हैं तो सारे मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका रिवीजन होता रहेगा। मॉड्यूल पढ़ने में 1 घंटा लगता है, लेकिन वही बात है कि अभी कितना हो रहा है, 1 घंटा ये और ये है, तो ये आप सोच रहे होंगे 2-2.5 घंटे की स्टडी है, बाकी 2-2.5 घंटे 3 घंटे क्या करना है, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है PYQ की और क्विज ग्रुप से। तो अभी जो 3 घंटे आपके बच रहे हैं उससे आपको करना है रिवीजन। रिवीजन का बहुत महत्व है, और जब फैक्चुअल पेपर आता है तो उसमें रिवीजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जितना जो रिवीजन करता है उतना ही कट ऑफ के नज़दीक पहुंचता है, ऐसा कुछ लोग कहते रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, आप यहाँ पे अपना नियम बना सकते हैं कि आप 10 मॉड्यूल को एक साथ रिवाइज करेंगे कि 5 मॉड्यूल को एक साथ रिवाइज करेंगे एक निश्चित अंतराल में, ऐसा आपको करना है, ठीक है। 1 हफ्ते बाद आपका रिवीजन डेली 3 घंटे का चालू हो जाना चाहिए। अब जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोग स्टडी कर रहे थे उसको रिज्यूम कर सकते हैं। हिंदी आपको डेली 30 मिनट पढ़ना है, ये हमारी PDF से, चाहे आपने जितनी बुक्स पढ़ी हो चाहे जितनी ना पढ़ी हो, आपको करना ही करना है। हिंदी हमारी PDF से आपको पढ़ना है, ठीक। सब्जेक्ट वाइज में आप जो है डेली शेड्यूल बना सकते हैं कि आज हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है, आज हिस्ट्री प्लस जो है पॉलिटी पढ़ लेंगे, इस तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हैं। फिर आप जो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का शेड्यूल बना सकते हैं। डेली आपको 6 घंटे दे रहे हैं और आपको पूरा स्टडी मटेरियल कवर करना है पढ़ करके, इस हिसाब से आपका शेड्यूल यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली भी बनता जाता है, ठीक है। तो हिंदी करंट अफेयर मेंटेन करके चल रहा है, बाद में आप 2-2 सब्जेक्ट लेकर के मिक्स कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं डेली 6 घंटे। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इसमें समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट में तो आप डिस्कशन ग्रुप में क्वेरी करके बात कर सकते हैं। रीजनिंग की यहाँ पर नहीं बात की गई, रीजनिंग पर भी आपको पर्याप्त समय देना चाहिए। भले ही छोटा टॉपिक है, कम एफर्ट वाला, लेकिन इसमें इग्नोर नहीं करना है इसको। रीजनिंग को भी आपको डेली नहीं तो आप 1 सप्ताह में यहाँ पे प्लान बनाइए। 1 सप्ताह में प्लान बनाइए कि आप रीजनिंग के 50 सवाल जरूर सॉल्व करेंगे, चाहे आप PYQ से करें, चाहे अन्य किसी सोर्स से करें, चाहे जो हमने PDF दी है क्वेश्चंस की उससे करें। 1 सप्ताह में आपको 2 घंटे रीजनिंग के लिए जरूर देने हैं। और अभी हमारे कितने सप्ताह बाकी हैं, अभी हमारे कम से कम जो है 12 सप्ताह बाकी हैं। तो 12 सप्ताह भी अगर आपने दे दिए रीजनिंग के लिए तो वो सफिशियंट होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है ईजी टॉपिक होता है RO के टर्म्स में। RO का सबसे इजी टॉपिक रीजनिंग को ही मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है। इसमें बार बार क्वेश्चन बदलते नहीं हैं। हाँ, कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 12 आते हैं तो 2 टफ भी होते हैं, लेकिन आप 10 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो 12 सप्ताह यहाँ पर सफिशियंट होंगे। 2 घंटे अगर आप रीजनिंग को दे देते हैं तो। नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मेरा उत्तर कभी एक शब्द का नहीं होता है, और विभिन्न एग्जाम के लिए ये चीज़ वेरी करेगी। जब कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम जैसे UPSC स्तर के आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप इसके लिए ना नहीं कह सकते, उसमें फिर आपको नोट्स बनाना ही चाहिए। जब फैक्चुअल स्तर का हम एग्जाम देते हैं, जैसे इस समय हम RO की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पढ़ाई में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं थोड़े आलसी टाइप के जो मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करते हैं। आलसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका मेथड इस तरीके से होता है कि कुछ लोग मल्टीपल रिवीजन को बैक करते हैं कि मल्टीपल रिवीजन हम लोग कर लेंगे। कुछ लोग एक ही PDF को जो है 10-10, 20-20 बार पढ़ ले जाते हैं एग्जाम से पहले तक। उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, वो रेगुलर रिवीजन कर पाते हैं, रीड करते हैं, वो लोग रीडिंग पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग भी एग्जाम क्लियर करते हैं, सिलेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नोट टेकर होते हैं। नोट टेकर पर्सन बिना पेन कागज़ के पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। वो पेपर मतलब अगर वो किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो वो पेंसिल लिए रहते हैं, उसमें कुछ अंडरलाइन करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ उसमें स्क्रिबल करते हैं, कुछ जो लिखते हैं उसमें छोटा छोटा, तो वो पेंसिल वाले पर्सन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आए हैं तो आप दोनों तरीके से इसमें कर सकते हैं। जैसे ये इसरो चंद्रयान का मैंने एग्जाम्पल दिया है। जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, जो आपको ग्रुप में दिया गया है, उसमें सारी जानकारी कवर्ड है। जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप कुछ भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में इसरो से ये इसरो के इस चंद्रयान मिशन से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि काफ़ी संभावित भी है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आने लायक है, तो आप उसमें कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सब कुछ वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। अब आपको उसको तैयार करना है। आप मल्टीपल रीडिंग करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप छोटा छोटा नोट कर सकते हैं इस तरीके का। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम टाइप लिखा है, लेकिन आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप चाहें तो नोट बना सकते हैं, लेकिन नोट्स जो है आपके छोटे होने चाहिए। पूरी मॉड्यूल नहीं नोट करना है। मान लीजिए आप मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, वो 12 पेजेस का है, तो आपको उसको अधिक से अधिक 2 पेजेस में जो है नोट करना है, या फिर उसको 1 पेज में लाने की कोशिश करिए। इतना आप नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए। इससे ज़्यादा आप बना रहे हैं या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। जो कुछ भी आपको दिया गया है करंट अफेयर में, या फिर जिस भी टॉपिक में जो भी दिया गया है, वो सफिशिएंट एग्जाम के लिए आप मल्टीपल रिवीजन करके पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिस नेचर का एग्जाम है उसी नेचर की तैयारी होगी, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं उतनी जरूरी है। यहाँ पे PhD नहीं करना है आपको। हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उसके 60 प्रश्नों को हल करने पे फोकस करना है।
चाहे टॉपिक 60 प्रश्न 60 अंक, बस ये टारगेट होना चाहिए। आपको हिंदी कितनी आती है उससे नहीं मतलब है। कई लोग हताश होकर के मैसेज करते हैं, और ये मतलब कई लोगों ने किया है कि मेरा एक फ्रेंड है या फिर मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो हिंदी से कुछ करे हुए हैं PhD वगैरह, तो मुझको कहते रहते हैं कि तुमको हिंदी नहीं आती, RO क्या निकाल पाओगे। तो वो सब बातें फर्जी हैं और बहस के लिए अच्छी हैं। जैसे अनिल कपूर जी ने एक बार फिल्म में कहा था कि बातें बहस के लिए अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करिए। एग्जाम के 2-3 माह बचे हुए हैं, यहाँ पे SC के कंटेंट को आप पढ़िए। हिंदी की PDF जो हमने दी है वो सफिशिएंट है, उसको किसी बुक की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, और आप ये पढ़ करके महसूस करेंगे। उसमें जो वर्तनी या फिर वाक्य या फिर अशुद्धियों वाला जो कॉन्सेप्ट है जो उसमें लिखा है वही सही है। जैसे आपको अगर नहीं पता है तो मनोकामना जो है हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो गलत होता है व्याकरण के हिसाब से, तो वो गलत ही माना जाएगा। एग्जाम में ये वाला शुद्ध माना जाएगा जो उसमें दिया है, ठीक है। ऐसे ही अनुग्रह में क्या लगता है, अनुग्रह सही होता है, ये ठीक है, लेकिन अनुग्रहित ये गलत हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं वो उसमें दिए हुए हैं। कैलाश सही होता है कि कैलाश सही होता है, जो उसमें लिस्ट दी हुई है वही एग्जाम माना जाएगा, और हमने प्रमाणिक स्रोतों से उसको कलेक्ट किया है। तो शुद्ध शुद्ध के बारे में या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ जरूर सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो PDF में लिख करके दिया गया है वाक्यवर्तनी शुद्धि में या पर्यायवाची में या विलोम में, वही एग्जाम में सही माना जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप कुछ ग्रुप में अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चंस को सीखेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे और गलतियों से बच सकेंगे। मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछेंगे? जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है उनको बताया गया है कि आप यहाँ पर पूछ सकते हैं अपने डाउट सारे अपने डिस्कशन ग्रुप में। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया गया है, आप अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं और वो आपको तुरंत जवाब देते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो सकता है RO सिलेबस से एसोसिएटेड, PYQ से एसोसिएटेड, तुरंत वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और एग्जाम जब नज़दीक आने वाला है तो आप यहाँ पर लिटरली 24/7 पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जिनके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, ओनली टेस्ट सीरीज या फिर ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए हैं, तो आपका कोई डाउट है तो आप कहाँ भेजेंगे? तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर, और ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि यहाँ पर केवल टेक्स्ट के माध्यम से अगर आप यहाँ पे संपर्क करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओनली टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ पे भेजिएगा, वॉइस मैसेज यहाँ पर, और कॉलिंग यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल टेक्स्ट के माध्यम से अपने डाउट यहाँ पे भेजिए। बाकी क्या PDF दी गई है, कैसे दी गई है, कैसे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है ग्रुप में, ये सब समझने के लिए आप एक बार वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, छोटा सा है 10 मिनट का। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से जो वीडियो है, उसका भी लिंक वहाँ मिल जाएगा पेड ग्रुप में, उसको देखिए आप। और इस तरीके से डेली 6 आवर्स की अपनी स्ट्रैटेजी आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो अगर आपका, तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं।